हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा थर्ड लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि हमने कल के सेशन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसके टाइप्स देख लिए थे, स्टेप्स देख लिए थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, और आज के सेशन में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी एंड टी टेस्ट। इस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताया कि किस तरीके से जी एंड टी टेस्ट जो है, किस तरीके से जी और जी टेस्ट एंड टी टेस्ट का हम यूज करते हैं, कब कब अप्लाई करते हैं इन्हें। ठीक है, सो जी एंड टी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो आपके कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल के सेशन में पढ़ाया था, मैंने फिर से इसको एक बारी जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको फिर से इसको रिवाइज करवाया है, आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन कराया है फिर से एक बारी। तो आपको उस स्लाइड को अच्छी तरीके से एक बारी देख लेना है, जिससे कि आपका जो है उस स्लाइड पर अगर आप फर्स्ट स्लाइड जो है मैंने फिर से रिपीट करा है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है आपको फिर से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट स्लाइड जो है मेरी, उसको अच्छी तरीके से देख लेना है, रिकैप होगा आपके लिए वो। ठीक है, तो उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका पेपर 1 होता है, जिसमें आपको हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और रिवीजन एमसीक्यूज पीडीएफ। हमारे ही कोर्स से 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है आपको, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बारी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज, रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। देन स्लाइड में हम देखेंगे कौन सा टेस्ट आपको कब यूज करना है। ठीक है, विच टेस्ट टू यूज, कौन सा टेस्ट आपको कब यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, इफ पॉपुलेशन इज लार्ज, पॉपुलेशन आपकी लार्ज है, यानी आपकी पॉपुलेशन 30 से ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन 30 से ज्यादा है, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, जी टेस्ट। या फिर आपकी पॉपुलेशन इक्वल टू और 30 से ज्यादा है, तो आप कौन सी लगाओगे, 30 के इक्वल है या फिर 30 से ज्यादा है, उस केस में आप लगाओगे जी टेस्ट। देन इफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन अगर नोन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन, किस चीज का स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का। ठीक है, पॉपुलेशन का अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है, तो उस केस में भी आप जी टेस्ट लगाओगे। उसी तरीके से टी टेस्ट, टी टेस्ट हम कब लगाते हैं, पॉपुलेशन इज स्मॉल, यानी पॉपुलेशन आपकी 30 से लेस होगी, तो उस केस में आप टी टेस्ट लगाओगे। और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया गया है, तो उस केस में भी आप टी टेस्ट लगाओगे। क्या समझा यहाँ पर आपको कि टी टेस्ट हम कब लगाएंगे एंड जी टेस्ट कब। तो याद रखना है, जी टेस्ट हम कब लगाएंगे, जब आपकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 30 हो, तब आप लगाओगे जी टेस्ट, और इक्वल टू 30 है तो आप लगाओगे जी टेस्ट। अगर आपकी पॉपुलेशन 30 से कम है तो आप लगाओगे टी टेस्ट। ठीक है, देन जी टेस्ट, और हम कब से किस सिचुएशन में हम जी टेस्ट लगाएंगे, जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन नोन होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन नोन होगा, किस चीज का स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, मतलब आपको अगर
क्वेश्चन में पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दिए गए हैं। जैसे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है आपके क्वेश्चन में, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, जी टेस्ट। देन टी टेस्ट आप कब लगाओगे, जब आपकी पॉपुलेशन 30 से लेस है और जब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया गया है, किस चीज का, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स आपको कुछ भी नहीं दिए गए होते, तब आप लगाते हो आपका टी टेस्ट। अंडरस्टूड, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि अगर एक मैं आपको कंडीशन देती हूँ कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है ये 20 है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी आपकी 20 है और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपको गिवन है, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉपुलेशन क्या है आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉपुलेशन आपकी 20 है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, तो आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हमारी पॉपुलेशन स्मॉल होती है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, जनरली टी टेस्ट, और यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है तो कौन सा यूज करेंगे, जी टेस्ट। हमारा तो यही कॉन्सेप्ट है, हमने जितना मैंने आपको यहाँ पर जी टेस्ट और टी टेस्ट के बारे में जो भी बताया उससे तो आपके दिमाग में बस इतना ही यूज होगा। तो साइमल्टेनियसली हम तो दोनों भी टेस्ट एक बार ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली दो टेस्ट हम एक बार, कोई भी दो टेस्ट को एक बार नहीं अप्लाई करते हैं, एक साथ आपके दोनों भी रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। कोई एक ही टेस्ट आप यूज करोगे, या तो टी टेस्ट यूज करोगे या तो जी टेस्ट यूज करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ जी टेस्ट का यूज करोगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा क्यों, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन की साइज कभी कभार आपको कम ज्यादा भी दी जाती है। तो पॉपुलेशन की साइज अगर आपको कम दी गई है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिया हुआ है पॉपुलेशन का, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिया गया है, तो इस केस में आप जी टेस्ट यूज करोगे, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है। आपको पॉपुलेशन के अगर क्वेश्चन में पैरामीटर्स दिए गए होंगे, क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको पॉपुलेशन के अगर कोई भी पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दिए गए होते हैं जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का मीन, ये सारी चीजें अगर आपको क्वेश्चन में दी गई होती है तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, ओनली जी टेस्ट, ठीक है। यानी जी टेस्ट क्या होता है, हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। टी टेस्ट भी पैरामेट्रिक टेस्ट में भी आता है समटाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो आप सीधे सीधे जी टेस्ट का यूज करोगे, ठीक है। क्लियर एवरीवन, जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। देन नेक्स्ट टेस्ट इज काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, हमें ये देखना होता है कि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये कौन सा टेस्ट है, आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक होते क्या है। नॉन पैरामेट्रिक में जनरली जो है आपको पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, ठीक है। पॉपुलेशन से रिलेटेड आपके पॉपुलेशन के पैरामीटर्स नहीं दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा काई स्क्वायर टेस्ट के हम कब यूज करते हैं, जब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड, आपने जो एक्सपेक्ट करा है वो और आपको जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है उनके बीच की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। एंड देन एफ टेस्ट हम यूज करते हैं सैंपल के वेरिएंस में, यानी सैंपल में जो भी वेरिएंसेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं सैंपल्स में, उसे चेक करने के लिए उस टाइम पर हम एफ टेस्ट का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन से टेस्ट कब यूज करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। हम इसको और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे कि जी टेस्ट क्या होते हैं, टी टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर क्या होता है एंड एफ टेस्ट क्या होता है। सो हम देखते हैं पहले जी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जी टेस्ट कि जी टेस्ट क्या होता है। सो सारे टेस्ट करने का पर्पस एक ही होता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और ये बताना कि हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट करने वाले, ठीक है। सारे टेस्ट करने का हमारा एक पर्पस होता है कि हम हमारी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं या फिर रिजेक्ट करने जा रहे हैं।
अब जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? एज यू ऑल नो, जब हमारी पॉपुलेशन बड़ी हो, ग्रेटर देन 30 हो, और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताया गया हो, तो इन दोनों केस में हम जी टेस्ट यूज करते हैं। और एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जी टेस्ट वॉज गिवन बाय, जी टेस्ट किसने दिया था? फिशर। ठीक है, फिशर ने जी टेस्ट दिया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करा जाता है जी टेस्ट? ठीक है, तो जी टेस्ट यूज करा जाता है कंपेयर करने के लिए, किस चीज को? हमारे पॉपुलेशन के मीन में, ठीक है, पॉपुलेशन के मीन एंड सैंपल के मीन में कितना डिफरेंस है। ठीक है, यानी इन दोनों की मीन में हमको देखना है बेसिकली कितना डिफरेंस है, पॉपुलेशन के मीन में एंड सैंपल के मीन में। ठीक है, तो जी टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं? पहली बात तो जब हमारी पॉपुलेशन जो है 30 से लार्ज हो और हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दिए गए हो, यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का मीडियन, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स अगर हमें गिवन है और हमारी जो पॉपुलेशन है ये 30 से लार्ज है, तो उस केस में हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। बेसिकली जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमारी पॉपुलेशन का जो मीन है एंड सैंपल का जो मीन है, इनके बीच का वेरिएंस, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम जी टेस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जी टेस्ट में हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल हो, तो जी टेस्ट हमारा क्या पता चलता है हमें इससे? जी टेस्ट कौन से टेस्ट के अंदर आता है? पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल के लेक्चर में, कल के सेशन में आपको याद होगा, पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का हो? नॉर्मल। ओनली पैरामेट्रिक टेस्ट में हम डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल अज्यूम करते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम सारे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम कर सकते हैं, जैसे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरफ आपका डेटा झुका हुआ होगा, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी अज्यूम करते हैं। लेकिन जी टेस्ट जो कि एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये नॉर्मली होगा। तो याद रखिएगा, जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जी स्कोर कैलकुलेटेड विद द population parameters and is used to validate hypothesis that the sample drawn belongs to the sample population। जो हमने सैंपल ड्रॉ किया है, यानी हमने पॉपुलेशन से, क्योंकि हम पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं करते, पॉपुलेशन से कुछ लोगों को लेते, यानी जो हमारा सैंपल है, सैंपल और पॉपुलेशन में हमारा ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है उसको सैंपल रिप्रेजेंट करना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें अंतर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी हमने जो तैयार किया है नमूना, वो नमूना आबादी से संबंधित है या नहीं, ये चेक करने के लिए, उनके बीच में कितना डिफरेंस है ये चेक करने के लिए हम जी टेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन? सो जी टेस्ट फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी टेस्ट पे कंपलसरी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जी टेस्ट वॉज गिवन बाय फिशर। जी टेस्ट कब यूज करते हैं? व्हेन अवर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 30, पॉपुलेशन आपकी 30 से लार्ज होगी और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होगा किस चीज का? पॉपुलेशन का। एंड जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जी टेस्ट ये यूज करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है कि पॉपुलेशन का मीन एंड सैंपल के मीन में कितना डिफरेंस है, और जो हमारा सैंपल है क्या वो जो पॉपुलेशन है, ठीक है, आबादी से संबंधित है या फिर नहीं, वो बिलोंग कर रहा है पॉपुलेशन से या फिर नहीं हमारा सैंपल, ये देखने के लिए। और जी टेस्ट में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं, नॉर्मल अज्यूम करते हैं। ठीक है, ये था जी टेस्ट। अब जी टेस्ट का फॉर्मूला किस तरीके से होता है, वैल्यूज हम किस तरीके से लेते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो यहाँ पर जी टेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर आपको देखना है z is equals to x bar minus mu 0 divided by standard deviation and divided by under root of n। ठीक है, तो यहाँ पर x bar जो है, x bar क्या होता है? सैंपल का आपका मीन होगा। ठीक है, ये होता है आपका सैंपल का मीन। ठीक है, नीचे यहाँ पर सिंबल को रिप्रेजेंट भी करा है। x बार जो होता है आपका
सैंपल ऑफ मीन होता है, मीन का आपका सैंपल होगा, सॉरी सैंपल का आपका मीन होगा। देन म्यू जीरो होता है आपका पॉपुलेशन का मीन, ठीक है, ये होता है आपका पॉपुलेशन का मीन। सिग्मा जो होगा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है पॉपुलेशन का, एंड अंडर रूट ऑफ एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपका सैंपल का साइज होगा, आपने जो भी सैंपल का साइज लिया है वो आपका सैंपल का साइज होगा n, मतलब आपके सैंपल में जितने भी पार्टिसिपेट्स होंगे वो आएगा आपकी n की वैल्यू, ठीक है। अब ये z का फॉर्मूला, z टेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको और सिंपलेस्ट वे में लिख के बताऊं तो कुछ इस तरीके से होगा, z इज इक्वल्स टू x बार विच इज मीन ऑफ सैंपल, ये सैंपल का मीन होगा, माइनस म्यू जीरो इज मीन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मीन होगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। तो कुछ इस तरीके से आपका जी टेस्ट का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बहुत इजी है, आप इजीली, अगर आपको सारे टर्म्स याद हो गए होंगे, सारे टर्म्स आप इजीली आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको फॉर्मूला पूछा जाए, तो एग्जामिनेशन में फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो x बार माइनस म्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब पॉपुलेशन हमारी 30 से ज्यादा हो और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये गिवन हो, ठीक है। किसका स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का। तो इस केस में हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, जी टेस्ट, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हमें, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है x बार इज इक्वल्स टू 80, यानी आपका जो मीन है सैंपल का मीन उसकी वैल्यू आपको गिवन है, म्यू आपको गिवन है विच इज 100, पॉपुलेशन का मीन आपको गिवन है, सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डिविएशन, सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है 2.3 एंड n स्मॉल n विच इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके सैंपल का साइज गिवन है आपको 33। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन होती है जो कि आपके फॉर्मूले के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। फॉर्मूला आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बहुत ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। अब z इज इक्वल्स टू x बार विच इज हमें गिवन है 80 माइनस म्यू जीरो इज 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा गिवन है 2.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 33। हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसे हम कैलकुलेशन नहीं करते, लेट्स अज्यूम कि z की वैल्यू हमने 1.99 रख दी, ठीक है। जो z टेस्ट है हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया वैल्यू, और हमने यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, अब हमने अज्यूम कर लिया 1.99 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, मान लीजिए इस केस में इस स्टडी में मैंने रखा था 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी 5% एरर रखा था, जिसकी टेबल वैल्यू होती है 5% की टेबल वैल्यू होगी 1.96, ठीक है। 5% की टेबल वैल्यू क्या होगी 1.96। अब मुझे इस केस में देखना है क्या मैं अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगी या फिर रिजेक्ट करूंगी, ठीक है। मैं अपनी नल हाइपोथेसिस को इस केस में क्या करूंगी, क्या मैं एक्सेप्ट करने वाली हूं या फिर मैं रिजेक्ट करूंगी। सो आंसर जो होगा हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू होती है अगर हमारी जो टेबल वैल्यू से बड़ी हो, क्योंकि ये क्या है हमारी 5% की, ये क्या है हमारी टेबल वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है हमारी कंप्यूटेड वैल्यू z इज इक्वल टू 1.99, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा था प्रीवियस स्लाइड में, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है, कंप्यूटेड वैल्यू, अगर कंप्यूटेड वैल्यू जो है हमारी लेस देन टेबल वैल्यू है, ठीक है, कंप्यूटेड वैल्यू क्या है हमारी लेस देन टेबल वैल्यू है, तो उस केस में हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हमारी नल हाइपोथेसिस को आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। अगर हमारी कंप्यूटेड वैल्यू जो है ग्रेटर है टेबल वैल्यू से, तो उस केस में हम क्या करते हैं,
रिजेक्ट करते हैं, ये मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर क्या आ रही है, टेबल वैल्यू से कंप्यूटेड वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। टेबल वैल्यू क्या थी हमारी 1.96 और हमने जो कंप्यूट करा ये वैल्यू क्या आ रही है 1.99। तो इस केस में हम हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे इस केस में, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इन डेप्थ तो नहीं पूछा जाएगा आपको, पूछा जाएगा कि हम Z टेस्ट कब यूज करते हैं, Z टेस्ट का कब यूज होता है। Z टेस्ट में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या अज्यूम करते हैं हम, जैसे कि Z टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, एंड पैरामेट्रिक टेस्ट में ओनली हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, देन Z टेस्ट पर और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस केस में हम Z टेस्ट यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि सैंपल पॉपुलेशन का मीन एंड सैंपल के मीन में जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, इन दोनों की मीन के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम Z टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और Z टेस्ट के लिए आपको एग्जामिनेशन में आपको सारी वैल्यूज दी होगी और आपको पता है, आपको पूछा जाएगा, आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बताया, एग्जाम्पल में आपको सारी वैल्यूज दी जाएंगी, आपके जो फॉर्मूलेज में सारे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो है आपको करना होगा, आपको याद करना होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको नहीं दिया जाएगा, आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और आपको क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा कि आपको सारी चीजें गिवन होंगी। सो इस केस में आप क्या करोगे कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे, आपको ये पूछा जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करा और हमने ये देखा कि हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है टेबल वैल्यू से ग्रेटर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब मान लो कभी हमने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमारी Z वैल्यू जो है 1.92 आई, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम हमारी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है ये हमारे टेबल वैल्यू से छोटी है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट Z टेस्ट। Z टेस्ट का फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखना है। फॉर्मूले में जो भी टर्म्स यूज करे गए हैं, सैंपल के मीन, पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन आपके सैंपल के साइज, ये सारे आपको टर्म्स को याद रखना है। सो दैट्स इट, इतना ही Z टेस्ट में आपको इतना ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाता एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट हम देखते हैं अभी कौन सा नेक्स्ट टेस्ट हम T टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो टी टेस्ट क्यों यूज करा जाता है, टी टेस्ट ये नेम कहाँ से आया है, आपको पहले इसकी थ्योरी भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो विलियम गोजेट 1908, विलियम गोजेट ने 1908 में जिस फर्म में वो काम करते थे, ही वॉज वर्किंग इन डबलिन। ठीक है, ही वॉज वर्किंग इन डबलिन, विलियम गोजेट डबलिन में काम करते थे। तो डबलिन में एक फर्म में वो काम करते थे, वहां के जो फर्म के जो ओनर थे, ओनर ने उनको अलाउ नहीं करा कि वो ये टेस्ट को अपने नाम के थ्रू पब्लिश करे। ठीक है, सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक पेन नेम अडॉप्ट करा, पेन नेम जो कि स्टूडेंट था। तो याद रखिएगा, तो टी टेस्ट को हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, टी टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट टी टेस्ट, और टी टेस्ट किसने दिया था, विलियम गोजेट ने। ठीक है, और टी टेस्ट का जो पेन नेम रखा गया विच इज स्टूडेंट, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, Z टेस्ट कब यूज करते हैं, तो बेसिकली एक ही फंडा है, मीन को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, मीन को कंपेयर करने के लिए हम टी टेस्ट और Z टेस्ट का यूज करते हैं, पहली बात तो। ठीक है, मीन को कंपेयर करने के लिए हम T एंड Z टेस्ट का यूज करेंगे। अब Z टेस्ट कब यूज करते हैं हम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपकी पॉपुलेशन जो है, Z टेस्ट कब यूज करेंगे, पॉपुलेशन जो है 30 से ज्यादा हो, और टी टेस्ट क्या कब यूज करेंगे हम, जब हमारी पॉपुलेशन 30 से कम हो, और Z टेस्ट कब यूज करेंगे, जब हमारी पॉपुलेशन 30 से ज्यादा हो और 30 के इक्वल हो, तब हम Z टेस्ट यूज करेंगे, एंड टी टेस्ट जब हमारी पॉपुलेशन 30 से कम हो। ठीक है, अब Z टेस्ट अब हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, जब हमें
पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन पता हो, ठीक है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता हो, नोन हो। एंड जी टेस्ट कब यूज करते हैं, जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता हो, नॉट नोन, ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो जी एंड टी टेस्ट कब यूज करते हैं, मीन को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जी एंड टी टेस्ट आप कब यूज करते हो, मीन्स को कंपेयर करने के लिए। अब जी टेस्ट कब यूज करते हैं, जब आपके साइज सैंपल साइज 30 से बड़ी हो और 30 के इक्वल हो, और जब आपको पॉपुलेशन का, ठीक है, यहाँ पर याद रखिए पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन पता हो। एंड जी टेस्ट कब यूज करेंगे, जब आपकी पॉपुलेशन स्मॉल हो, यानी 30 से लेस हो, और जब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता नहीं हो किस चीज का, पॉपुलेशन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, आपको याद रखना है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिससे कि आपको इजीली ये पॉइंट समझ में आ गया हो। मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दी हूँ एक बार फिर से। अब हम ये देखते हैं इंडिकेशन ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट का इंडिकेशन क्या होता है, हम कब यूज करते हैं, when sample are small, जैसे कि मैंने आपको बोला सैंपल जो है 30 से लेस हो, तब हम टी टेस्ट यूज करते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट नोन। अब पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या होता है, सो वेरिएंस क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, वेरिएंस होता है आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का होता है स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी आपका जो डेटा है डिस्ट्रीब्यूशन में, डेटा मीन से कितने दूर है, ठीक है, कितना मीन से फैला हुआ है आपका डेटा, ये बताता है, कितने एरर्स है आपके डेटे में, स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताता है। सो पॉपुलेशन का वेरिएंस यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का मीन वगैरह अगर आपको नहीं पता है तो उस केस में आप टी टेस्ट का यूज करते हो, ठीक है। तो क्लियर एवरीवन। तो याद रखेगा टी टेस्ट को विलियम गोजेक ने 1908 में पब्लिश करा था, और याद रखिएगा ये टी टेस्ट का जो पेन नेम दिया था इन्होंने स्टूडेंट दिया था, और आगे चलकर इस टेस्ट को भी हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट। और ये जब यूज करा जाता है जब आपकी पॉपुलेशन 30 से कम हो और आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का मीन पता नहीं हो, उस केस में आप टी टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं देन assumptions ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट के कौन कौन से assumptions होते हैं, क्या क्या अज्यूम करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। assumptions क्या, यानी आप क्या अज्यूम करते हो जब भी आप टी टेस्ट परफॉर्म करते हो, तो आपको क्या अज्यूम करना चाहिए, क्या सोचकर आपको टी टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है सैंपल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। आप जो सैंपल सेलेक्ट करोगे आपके स्टडी के लिए, आप वो रैंडमली सिलेक्ट करोगे। यानी हम क्या करते हैं अपने रिसर्च में, जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में से आप पूरी तरह पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा होती है पॉपुलेशन, लार्ज होती है पॉपुलेशन, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आप क्या करते हो, पॉपुलेशन के कुछ पार्ट पर आप स्टडी करते हो, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, आपका सैंपल, ठीक है। तो आप पॉपुलेशन में से मान लीजिए आप कुछ लोगों को लेकर स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लोगों को रैंडमली मैं सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं देखूंगी कि ये मेरे करीब है, ठीक है, तो मुझे इससे ज्यादा डेटा मिल सकता है, ये मेरे पास में है, ये मेरी सुविधा के अनुसार मुझे मिल रहा है, तो मैं इसे ले लूं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि आप टी टेस्ट के लिए जो अजम्पशन मेड करते हो, उसमें आप सैंपल्स को रैंडमली चूज करते हो। आपका सैंपल जो है रैंडमली आप चूज करते हो, आपके सुविधा के अनुसार नहीं आप चुनते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट का मतलब आई होप कि सबको क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा यूटिलाइजेस क्वांटिटेटिव। यस, डेटा आपको जो टी टेस्ट में यूज करना चाहिए वो क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स के फॉर्म में आपके पास डेटा होना चाहिए, क्लियर। देन थर्ड इज वेरिएबल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल जो होंगे उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी टी टेस्ट में आप क्या अज्यूम करोगे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, इन डिटेल नहीं जाना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये याद रखना है, जब भी हम ग्राफ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये आपको एक बेल शेप की तरह दिखाई देगा, ठीक है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको इतना याद रखना है। यानी अगर आप इसे बीच से कट करते हो तो आपके दोनों साइड इक्वली डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो इसे कहते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्लियर, सॉरी थर्ड पॉइंट इज क्लियर। देन फोर्थ पॉइंट इज सैंपल वेरिएंसेस आर मोस्टली सेम इन बोथ द ग्रुप्स अंडर द स्टडी। यानी आप देखोगे
कि आपके दो सैंपल्स के मीन का जो आप डिफरेंस देखते हो मोस्टली सेम ही होता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आप दो सैंपल्स पर आप साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए आपने यहाँ पर ऐसे अपने 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पर आप हाइट पर उनके स्टडी कर रहे हैं, तो आपने क्या कर लिया, एक साथ दो सैंपल सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इन दो सैंपल के बीच में जो डिफरेंसेस है वो बहुत आपने कम है। ठीक है, तो ये होना चाहिए एक अजम्पशन टी टेस्ट में। देन 5th पॉइंट इज samples are small and mostly lower than 30, as you know कि 30 से कम होता है टी टेस्ट में हमारी पॉपुलेशन और सैंपल्स का साइज। ठीक है, तो याद रखिएगा assumptions में क्या होता है, नमूना क्या करते हैं हम किस ढंग से चुनते हैं, रैंडमली, ओके, बेतरतीब से, हम तरतीब नहीं देखते हैं। देन सेकेंड पॉइंट क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक डेटा होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपका जो वितरण होगा एक नॉर्मल होगा, यानी बेल शेप्ड, आपको पता लगेगा कि वो बेल शेप्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आप फोर्थ पॉइंट इज आप स्टडी कर रहे हो किसी फिनोमेना पर, ठीक है, आप किसी ग्रुप्स पर स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास जो दोनों यानी दोनों सैंपल्स का आपके पास अध्ययन जो है आपका वो क्या होना चाहिए, जो आपका वेरिएंसेस है वो कम से कम होना चाहिए, उनके बीच का जो अंतर है वो कम से कम है। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट इज जो आपके नमूने होते हैं उनकी साइज क्या होती है, मोस्टली छोटे होते हैं और अधिकतर जो है 30 से कम होते हैं, 30 से कम होते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन, बहुत सिंपल था ये अजम्पशन से। इसको आपको लिखकर एक जगह आपको नोट बना लीजिए, आप नोट्स में भी आपके इंक्लूड कर लीजिए, ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट भी से लेकर रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टी टेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। सो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ टी टेस्ट, ये टी टेस्ट का आपका फॉर्मूला है, कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्यों यूज करते हैं हम, जब हमें टू डिफरेंट ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करना हो। ठीक है, दो डिफरेंट ग्रुप के मीन्स को हमको कंपेयर करना हो तब हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, अब टी टेस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है m माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। तो इसको सिंपलेस्ट वे में हम लिखकर देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से होगा m माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। तो ये हो गया आपका टी टेस्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर m म्यू s ये सारे जो यहाँ पर इन्होंने आपको सिंबल्स दे रखे, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूले में। सो m का मतलब होगा, यहाँ पर m का मतलब है मीन ऑफ सैंपल, सैंपल का मीन। ठीक है, म्यू का मतलब होता है एज यू ऑल नो मीन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मीन होगा। ठीक है, उसी तरीके से एस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल। ठीक है, एस क्या होगा इस टी टेस्ट के फॉर्मूले में, एस क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल, यानी आपके नमूने का मानक विचलन। ठीक है, जिसको हिंदी में हम स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या कहते हैं, मानक विचलन। ठीक है, देन स्मॉल एन इज नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, कितने आइटम्स आपके स्टडी में यूज करे गए हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है फॉर्मूला, m माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। सो हियर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, m इज मीन ऑफ सैंपल, mu is mean of population, s means standard deviation of sample and small n means number of items। तो ये है टी टेस्ट का फॉर्मूला, काफी सिंपल है, अच्छी तरीके से आप इसे देख लीजिए। आप एक दो बार भी इसे प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि टी टेस्ट का क्या फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि टी टेस्ट को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे एक रिसर्च प्रॉब्लम ली गई है। ठीक है, एक रिसर्च प्रॉब्लम ली गई है, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बताना कि किस टेस्ट का हम यूज करेंगे, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ अ मीन डाइटरी इंटेक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इंडिविजुअल्स विद द रिकमेंडेड डेली इंटेक एंड डेटा हमें गिवन है एवरेज डेली एनर्जी इंटेक ADEI ओवर 10 days ऑफ 11 हेल्दी वीमेन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो रिसर्च प्रॉब्लम हमें पहले दी गई है, इससे हमें समझना है कि रिसर्च प्रॉब्लम हमें क्या दी गई है। सो रिसर्च प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है मीन को, किसके लिए, डाइटरी इंटेक, किन किन वुमेन्स की, 11 हेल्दी वुमेन्स की हमें डाइटरी इंटेक चेक करना है कि जो रिकमेंडेड डेली इंटेक है
कि उसके बेसिस पर जो रिकमेंड करा गया कि एक वीमेन को एक दिन में इतना डेली इंटेक लेना है, कि जो 11 हेल्दी वीमेन है कि इतना इंटेक ले रही है फिर नहीं ले रही है। सो इनके मीन में और हमें जो दिया गया है रिकमेंडेड जो डेली इंटेक है वीमेन का, ये मीन में हमको क्या करना है, कंपेयर करना उनके मीन को। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। सिंपल वे में मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन। ये हमें पूछ रहा है कि हमें डेली डाइटरी इंटेक चेक करना है 11 हेल्दी वीमेन की, और हमें एक रिकमेंडेड, हमें एक पॉइंट दिया गया है, हमें एक रिकमेंडेड डेली इंटेक दिया गया है कि इतना लेना चाहिए एक वीमेन को डेली इंटेक। ठीक है, ऑन एन एवरेज हमें फाइंड आउट करना है 11 हेल्दी वीमेन्स का हमें डाइटरी इंटेक क्या होगा डेली। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, मीन दिया गया है ADEI यानी एवरेज डेली एनर्जी इंटेक दिया गया है विच इज 6753.6 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दिया गया है ADEI का, यानी यहाँ पर 11 जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा है ये क्या है हमारा, ये हमारा सैंपल साइज है। क्यों ये हमारा सैंपल साइज है, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे स्टेट में, सारे जगह पर जितने भी वीमेन है हम सब पर तो स्टडी नहीं कर सकते। अगर हम हर एक वीमेन पर स्टडी करने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 वीमेन हमने सिलेक्ट कर लिया हमारे सैंपल साइज में, यानी पॉपुलेशन में से हमने क्या कर लिया, हर एक डिफरेंट ग्रुप से हमने 11 टोटल वीमेन को सिलेक्ट कर लिया और इन पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये 11 क्या है, ये हमारी सैंपल साइज है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मीन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन को रीड करना आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये समझ में आ गया, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है मीन को। ठीक है, किसके, जो हमें 11 वीमेन के डाइटरी इंटेक दिया गया है और हमें जो रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक दिया गया है उनके मीन को कंपेयर करना है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, सैंपल साइज स्मॉल दी गई है विच इज 30 से लेस दी गई है हमें सैंपल साइज विच इज 11। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन हमें किसका दिया गया है, AGEI, मतलब यहाँ पर 11 वीमेंस का हमें स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी हमें क्या दिया गया है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है। ठीक है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, सैंपल की साइज जो हमारी यहाँ पर सैंपल की साइज क्या है, 30 से कम है हमारी, और हमें मीन को कंपेयर करना है। तो इस केस में हम कौन से टेस्ट का यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टेस्ट को यूज करेंगे, सैंपल की साइज हमारी कम है। ठीक है, हमें पहले देखना है कि हमारे सैंपल की साइज क्या है, एंड सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें देखना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसका दिया गया है, क्या हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है या फिर सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, तो इसीलिए हम टी टेस्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें मीन को भी कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली हम कौन सा टेस्ट का यूज करेंगे, टी टेस्ट। तो बस आपको एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और आपको बताना है इन दिस सिचुएशन विच टेस्ट विल यू यूज। इस क्वेश्चन को, इस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन से टेस्ट का यूज करोगे, टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, नन ऑफ द अबव। तो आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे, टी टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप। बहुत इजी है, बस आपको जो हिंट दिया होता है क्वेश्चन में, जो हिंट है आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, जो हिंट दी गई है क्वेश्चन में आपको उस पर फोकस करना है कि आपको कौन कौन चीजों पे कहाँ कहाँ हिंट दी गई है। ठीक है, तो इस हिंट से हमने क्या पता लगाया कि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा टेस्ट का यूज करेंगे, टी टेस्ट। तो यहाँ तक ही आपको एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आता है, और समटाइम्स डिटेल में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मेजरली बहुत ज्यादा कर आपको बस क्वेश्चन दिया होगा और पता करना होगा कि कौन सा टेस्ट आप यूज करोगे। अब टी टेस्ट तो हमने यूज करेंगे। ठीक है, टी टेस्ट हमें पता चल गया हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, टी टेस्ट। अब टी टेस्ट का आपको फॉर्मूला लिखना है, टी टेस्ट इज इक्वल्स टू, जिससे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, m माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ n। ये है आपका टी टेस्ट का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। सो t इज इक्वल्स टू m। m क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, मीन ऑफ सैंपल, सैंपल का मीन। ठीक है, विच इज हमें यहाँ पर दिया गया है 6753.6 माइनस म्यू। म्यू क्या होता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, यानी हमें
एवरेज जो है हमें जो रिकमेंडेड डेली इंटेक दिया गया है ये रिकमेंड करा गया है। पूरी वीमेंस को देखकर हमें इतना डेली इंटेक लेने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर 7725 ये क्या है, हमारा म्यू है, यानी पॉपुलेशन का मीन है, डिवाइडेड बाय एस स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें सैंपल का कितना दिया गया है 1142.1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n विच इज नंबर ऑफ आइटम्स। कितने हैं आइटम्स, टोटल 11 वीमेंस है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने जो है सब्स्टिट्यूट करा है, जो इक्वेशन है हमारी, जो फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, बहुत सिंपल है। आपको इसको पहले माइनस करना है, नेगेटिव में पहले आंसर आएगा आपको माइनस करने पर, एंड देन जो 11 रूट है आप इसको सॉल्व करिए तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, मैं आपको फाइनल आंसर बता दूं, विच इज -2.81। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये फाइनल आंसर है आपका। अब क्या इस तरीके से आप बता दोगे कि कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे, कौन सी हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने वाले हैं? नहीं, क्योंकि प्रीवियस कल के लेक्चर में हमने देखा हाइपोथेसिस की स्टेप्स, कि आप कौन सा हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस जब आप टेस्ट करते हो तो उसमें स्टेप्स कौन से परफॉर्म करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कल, पहले आप सेट करोगे आपकी नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ठीक है, तो इसके बाद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं कि कितने % एरर होने के चांसेस है। देन उसके बाद आप जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके बाद आप बताते हैं कि कौन सा टेस्ट यूज करोगे, विच टेस्ट टू यूज, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद फॉर्मूला लिखते हो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, देन उसके बाद आप डिसीजन लोगे। डिसीजन किस तरीके से लोगे, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में, इस रिसर्च प्रॉब्लम में हमारी नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस केस में हमारी क्या कहेंगे, नल क्या कहेंगे ना ऑल्टरनेटिव क्या कहेंगे, आपको पहले ये लिखना होगा कि हमारी नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रही है इस क्वेश्चन के लिए, एंड देन उसके बाद आप डिसीजन लोगे टेबल वैल्यू को देखकर, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा हो रहा है एक स्लाइड में, तो मैं आपको सिंपल वे में मैंने जो आपको स्टेप्स बताया था आप उसे याद रखिएगा, ठीक है। हमने तो यहाँ पर देख लिया कि कौन सा टेस्ट यूज करना है, फॉर्मूला लिख लिया, ये फॉर्मूला है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब फाइनल आंसर को आपको याद रखना है, -2.81 बना गया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको स्टेप्स आगे परफॉर्म करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। देन यहाँ पर आप आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस सेट करते हो, मैंने जैसे स्टेप बताया था आपको। तो फर्स्ट में आप क्या करते हो, आप नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप ले डाउन करते हो, उसको सेट करते हो, स्टेट करते हो, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा था आपकी जो नल हाइपोथेसिस है क्या बोलेगी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड अ सैंपल मीन। पॉपुलेशन के मीन में एंड सैंपल के मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है। यानी यहाँ पर जो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या बोल रही है कि नहीं, जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो बराबर है सैंपल के मीन से, ठीक है। यानी जो वीमेन है सारों का जो डेली इंटेक है 7725 किलो जूल है डेली, ठीक है। लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये क्या बोलेंगे, नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल और पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस है। यानी यहाँ पर जो आपका पॉपुलेशन का मीन है ये यहाँ पर नहीं है इक्वल सैंपल के मीन से, कुछ ना कुछ अंतर होगा दोनों के बीच में, कम ज्यादा होगा, इक्वल नहीं होगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कह रही है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर, हमारे जो वैल्यू आई थी कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, हमारा जो आंसर आया था उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू। कल के सेशन में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कंप्यूटेड वैल्यू किसको बोलेंगे। तो वैल्यूज को हम फॉर्मूलाज में हम जो वैल्यू रखते हैं उसके बाद हम जो वैल्यू कंप्यूट करते हैं, जो आंसर आता है हमारा क्या है, हमारा इस केस में आंसर -2.81, ठीक है, ये हमारा आंसर आया। अब ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारी कंप्यूटेड वैल्यू। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं, यानी आपको 5% रखना है, 1% रखना है, फिर 0.1% रखना है। तो मेजरली हम क्या करते हैं, दोनों में से डिसाइड करते हैं 5% और 1%। सो 5% को हम 0.05 भी लिखते हैं, 1% को 0.01 भी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं सेट कर रही हूँ मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% विच इज 0.05, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या सेट कर लिया,
मेरा 5%। फिर इसके बाद मुझे क्या सेट करना होगा, क्या देखना होगा, मेरी टेबल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो कंप्यूटेड वैल्यू है ये है 0.21। अब टेबल वैल्यू मुझे चेक करना है, टेबल वैल्यू क्या होगी मेरी इसके लिए, ठीक है। और तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पकड़ना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पकड़ना होगा। आपके पास कंप्यूटेड वैल्यू है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने देख लिया, ठीक है। सो टेबल वैल्यू आपको किस तरीके से देखना है, तो उसके लिए आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का चूज करना होगा। कितना आपने चूज करा, 5%। सो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए टेबल वैल्यू कितनी होगी ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। सो इस टेबल में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है और अपना जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करा है वो देखना है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, ठीक है। n यानी नंबर ऑफ आइटम्स, कितने थे टोटल वीमेन, 11, 11 - 1 इज 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 10। बहुत सिंपल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। सो 11 - 1 इज 10। सो यहाँ पर 10 आ गया हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हमने कितना परसेंट सेट करा था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5, विच इज 0.05। तो इस रो में आपको, इस कॉलम में आपको देखना है, इस कॉलम में, ठीक है। सो 10 है और 5% हमने सेलेक्ट करा, तो कितना आ गया यहाँ पर 2.28, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी टेबल वैल्यू का क्या आ गई, 2.28, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन में, सॉरी 2.228, ठीक है। सो आपको एग्जामिनेशन में ये टेबल जो होता है ये गिवन होता है, आपको उसकी टेंशन लेने की नहीं आपको जरूरत है। टेबल जो है आपको एग्जामिनेशन में दिया गया होता है, ठीक है। आपको बस डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है एंड देन आपने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करा था वो आपको पता होना चाहिए और उसी कॉलम में आपको देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए क्या आ रहा है, 2.228 आ रही है आपकी टेबल वैल्यू। अब आपका जो आंसर था, जो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू जो थी, कंप्यूटेड वैल्यू जो थी आपकी वो कितनी थी, कंप्यूटेड वैल्यू कितनी थी आपकी, -2.81, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया था। अब जो मैंने आपको कंडीशंस बताया था, जो मैंने आपको डिसीजन लेने के लिए बताया था कि जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो स्टेप्स बताया था उसमें क्या डिसीजन बताया था, क्या देखा था हमने कि जब आपकी कंप्यूटेड वैल्यू जो है, कंप्यूटेड वैल्यू आपकी लेस देन और इक्वल टू टेबल वैल्यू है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। अगर आपकी कंप्यूटेड वैल्यू बड़ी है टेबल वैल्यू से, तो इस केस में आप क्या करते हो, आप रिजेक्ट करते हो आपकी नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। सही हो गया। दो कंडीशन थी हमारी, क्या थी, कंप्यूटेड वैल्यू अगर लेस है और इक्वल है टेबल वैल्यू से, तो उस केस में आप क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। और आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है टेबल वैल्यू से अगर बड़ी है तो उस केस में आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब टेबल वैल्यू यहाँ पर आपके सामने है, कंप्यूटेड वैल्यू भी आपके सामने है, तो आप क्या करोगे, आपको ये डिसीजन लेना है कि आप आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे, आपको ये देखना है। तो यस, इस केस में आप क्या करोगे, टेबल वैल्यू क्या आ गई आपकी कंप्यूटेड वैल्यू से, कंप्यूटेड वैल्यू से क्या आ रही है टेबल वैल्यू आपकी, टेबल वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, इस केस में आपकी टेबल वैल्यू है 2.228, ठीक है। और कंप्यूटेड वैल्यू क्या है, टेबल वैल्यू से छोटी है, ठीक है। कंप्यूटेड वैल्यू क्या है, टेबल वैल्यू से छोटी है, तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट। यानी आप यहाँ पर इस केस में क्या करोगे, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर आप सीधा सीधा देखिए क्या आ रहा है, -2.81, लेकिन ये क्या है, माइनस में, मतलब कि जो कंप्यूटेड वैल्यू है स्मॉल ही है, माइनस में आ रहा है आपका आंसर। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। आपकी नल हाइपोथेसिस क्या बता रही थी, नल हाइपोथेसिस ये कह रही थी क्या, जो मीन है, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन एक दूसरे से क्या है, बराबर है, विच इज 7725, ठीक है। सो इस हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करा, आपने सारे फॉर्मूला, आपने देखा कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, आपने देखा टी टेस्ट आप अप्लाई करोगे, वैल्यू आपने निकाला जिससे आपको कंप्यूटेड वैल्यू, आपका आंसर जो मिल गया वो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, आपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपने सेट करा, आपने बताया नल और अल्टरनेटिव क्या बोलोगे इस केस में। देन उसके बाद आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका सेट करा, जो आपने 5% सेट करा। फिर उसके बाद आपने क्या करा,
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करने के बाद आपने क्या करा, आपने टेबल वैल्यू फाइंड आउट करी, जिसके लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले फाइंड आउट करना था विच इज 10, और आपने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करा था 5%, तो उसी कॉलम में आपको देखना है विच इज 2.228, और देन आपके बाद आपको कंडीशंस यहाँ पर देखना है, डिसीजन लेना है कौन सी दो कंडीशन मैंने आपको कल बताया था, फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन। टेबल वैल्यू सॉरी कंप्यूटेड वैल्यू अगर आपके टेबल वैल्यू से कम है, लेस है और इक्वल है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो। टेबल कंप्यूटेड वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से बड़ी है तो उस केस में आप नल को रिजेक्ट कर दोगे। तो इस केस में क्या आ रही है, आपकी टेबल वैल्यू जो है सॉरी कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है तो उस केस में आप नल को एक्सेप्ट कर लोगे। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया। इजी था, ठीक है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप इसे स्टेप बाय स्टेप आप इसे ध्यान रखिए, आपको इजी लग जाएगा सारी चीजें फाइंड आउट करने में। इतना इन डेप्थ आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, बस आपके लिए मैंने ये सॉल्व करवा दिया। पेपर 2 में हो सकता है स्टूडेंट्स को पूछा जाए, कॉमर्स स्टूडेंट्स को, लेकिन पेपर 1 में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा और पता करना होगा कि कौन सा टेस्ट आप यूज करोगे विच इज टी टेस्ट। ठीक है, इतना ज्यादा इन डेप्थ में नहीं आएगा, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आप आगे पीएचडी करते हो, रिसर्च करते हो, तो उसमें आपको सेट करना होता है, ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करना होता है, हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, आपको पता करना होता है कि आप कौन से हाइपोथेसिस रिजेक्ट करोगे, कौन से एक्सेप्ट करोगे, तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट यूज आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका कि आप टी टेस्ट में किस तरीके से आप टी टेस्ट अप्लाई करते हो, क्वेश्चन को, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो, एंड आप कौन सी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे, डिसीजन लेते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा सारे। हम एक दो बारी इसे फिर से जो वीडियो है इसको पीछे ले जाकर आप फिर से कंटिन्यूस एक दो बार देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी तक हमने टी एंड जी टेस्ट डिटेल में स्टडी कर लिया। जो नेक्स्ट टेस्ट बचे हुए हमारे, जैसे एफ टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर हम एक ही सेशन में सारे टेस्ट को अगर डिस्कस करने लगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसीलिए इस सेशन में हमने टी एंड जी टेस्ट रखा है और उस पर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में हम बचे हुए टेस्ट देख लेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। First question is, when are t-test most appropriate to use? टी परीक्षण कब उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी टी टेस्ट को हम टी परीक्षण को हम कब यूज करेंगे दिए गए ऑप्शंस में से। तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। When the sample size is small, ऑप्शन ये क्या बोल रहा है कि सैंपल साइज जो है आपका स्मॉल हो, यानी जब आपका नमूने का आकार छोटा हो, यानी 30 से लेस हो। ठीक है, 30 से लेस हो, तो इस केस में आप क्या करते हो, यस, टी टेस्ट का आप यूज करते हो। सो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन बी, व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज अननोन। ठीक है, जब जनसंख्या का मानक विचलन जो है मतलब आपको अननोन हो, आपको पता नहीं हो। ठीक है, मानक विचलन आपको जनसंख्या का पता नहीं हो, जनसंख्या का यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन आपको नहीं पता हो। ठीक है, तो यस, पॉपुलेशन का आपको स्टैंडर्ड डिविएशन टी टेस्ट में नहीं पता होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन टी टेस्ट में आपको किसका स्टैंडर्ड डिविएशन पता होता है, सैंपल का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपको टी टेस्ट में दिया हुआ होता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है अननोन होता है, पता नहीं होता है टी टेस्ट में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो ऑप्शन ए और बी दिया गया है इन्हीं टेस्ट में इन्हीं कंडीशंस में आप टी टेस्ट का यूज कर सकते हो। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट अबाउट टी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जी टेस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जी परीक्षणों के बारे में सत्य है। सो हमें यहाँ बताना है कि जी टेस्ट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, सो अगेन वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। ठीक है, सैंपल का साइज लार्ज होना चाहिए और 30 के इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जी टेस्ट का यूज करते हैं। जब हमारा जो है नमूने का आकार 30 से बड़ा हो तब हम क्या करते हैं, जी टेस्ट का यूज करते हैं। देन ऑप्शन बी, व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन। ठीक है, जब आपके जनसंख्या का मानक विचलन जो है आपको पता होता है तब हम क्या यूज करते हैं, जी टेस्ट। उसी तरीके से ऑप्शन सी, यूज टू कंपेयर पॉपुलेशन मीन टू सैंपल मीन। यस, हम क्या करते हैं जी टेस्ट में पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन को हम कंपेयर करते हैं, जनसंख्या का माध्य और
नमूने के माध्य का हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों भी ऑप्शन सत्य है अबाउट जी परीक्षण, यानी तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है अबाउट जी टेस्ट। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगेन इसी टाइप के अगर आप देखोगे एग्जामिनेशन में तो यही आपको सेम क्वेश्चन देखने मिलेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। So third question is, a company wants to test effective of a drug. For this, the company takes placebo-fed group and the drug prescribed group. ठीक है, assume that the sample size is 20. Which of the following test would the company use to test a drug? So यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है, एक कंपनी है जो जिन्होंने ड्रग की इफेक्टिवनेस पर टेस्ट करा है। सो फॉर दिस, सो इन्होंने क्या करा, एक प्लेसिबो ग्रुप बनाया है, यानी एक जो ड्रग है प्रॉपर ड्रग नहीं है, एक प्लेसिबो है, यानी उसके जगह पर जेम्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंड एक प्रिस्क्राइब ग्रुप है, यानी जिसको हमने एक्चुअल ड्रग दिया है। ठीक है, ये देखने के लिए कि ड्रग का इफेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको बस ऐसा लगता है कि वो फटीग है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होते, उनका वहम होता है एक तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, assume that the sample size is 20, which of the following would be company used to test the drug. So यहाँ पर सैंपल साइज ही हमें दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया है। देखोगे जैसे आपको नमूने का आकार दिया है, सैंपल का साइज दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपका जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज क्या है आपका 30 से लेस है, विच इज 20। ठीक है, 20 क्या है, 30 से लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें और कुछ नहीं दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया गया है, पॉपुलेशन का भी नहीं दिया है, सैंपल का भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर बस हमें इतना दिया गया है कि सैंपल का साइज 20 है, यानी 30 से कम है। तो इस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे, यस टी टेस्ट। टी टेस्ट कब हम यूज करते हैं, जब हमारा सैंपल का साइज 30 से कम हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी टेस्ट। जैसे कि मैंने भी आपको क्वेश्चन करवाया था, एक एग्जाम्पल लिया था टी टेस्ट पर, तो मैं जनरली आपको मैंने बताया था, बस आपको क्वेश्चन को रीड कर आपको बताना होता है कि आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे। तो सेम क्वेश्चन ऐसा प्रीवियसली किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, तो हो सकता है ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 क्या है, और टीचर वांट्स टू कंपेयर द IQ ऑफ स्टूडेंट्स इन हर मैथ्स क्लास, the sample to the students in other maths classes throughout the district. The population, ठीक है, the population standard deviation is 48. Which test will the teacher use? So यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, प्रश्न 4 में क्या दिया गया है हमें कि एक टीचर है, उनको बच्चों का IQ चेक करना है उनके क्लास में, जो मैथ्स क्लास ले रही है टीचर। ठीक है, उसमें उनको स्टूडेंट्स का IQ चेक करना है। तो ये स्टूडेंट्स को वो कौन से स्टूडेंट से कंपेयर कर रही है, डिस्ट्रिक्ट के सारे मैथ्स क्लास से, उस डिस्ट्रिक्ट के अदर मैथ्स स्टूडेंट से वो क्या कर रही है, बच्चों के IQ लेवल्स को वो चेक कर रही है। अब यहाँ पर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है विच इज 48. So which test will teacher use? तो यहाँ पर टीचर क्या कर रही है, पॉपुलेशन यानी डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चों को और उनके क्लास के स्टूडेंट्स को, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेयर कर रही है स्टूडेंट्स, है ना, कंपेयर कर रही है सैंपल के मीन को, सैंपल का मीन एंड पॉपुलेशन के मीन। ठीक है, सो यहाँ पर टीचर क्या कर रही है, इनके मीन्स को क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। ठीक है, इनके मीन्स को क्या कर रही है टीचर, कंपेयर कर रही है। एंड पॉपुलेशन का हमें क्या गिवन है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है विच इज 48। ठीक है, जब सैंपल के मीन एंड पॉपुलेशन के मीन कंपेयर हो रहे हैं और पॉपुलेशन का हमें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, तो इस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ऑलवेज जी टेस्ट। ठीक है, अगर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया होता है तब हम टी टेस्ट यूज करते हैं, लेकिन अभी हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज, तो आपको बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे समझे, यानी यहाँ पर आपको आपकी जनसंख्या का आपका मानक विचलन दिया गया है विच इज 48। अगर मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी जनसंख्या का दिया होता है तो आपको सीधे सीधे जेड परीक्षण का यूज करना होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन ए, जी टेस्ट एंड जेड
परीक्षण। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जी टेस्ट एंड टी टेस्ट के बीच में जो कंपैरिजन है, किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं दोनों टेस्ट को और कब कब हम ये टेस्ट यूज करते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।